5 अगस्त 2019 के बड़े फैसलों के बाद हमने देखा कि भारत में मिलिटेंसी भी रिलेटिवली कम हुई, मगर उससे ज़्यादा जो गली मोहल्ले सड़कों पर हर वक्त स्टोन पेल्टिंग और हड़तालें और सब कुछ होता रहता था, वो तकरीबन ख़त्म हो गया। और उम्मीद बंदी कि कश्मीर एक नई राह पे चलेगा। कश्मीर एक नई राह पर चलना भी शुरू हुआ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई पिछले हफ्ते ही कश्मीरी लीडर्स की, उस पर भी हमने बातचीत की। अब हमने देखा कि एक नई जैसे टेरर वेव या टेरर की जो ख़बरें हैं वो बन रही हैं। ख़ास तौर पर ग्रेनेड का जो एक अटैक हुआ श्रीनगर के एक इलाका में, फिर ये जो जम्मू के एक एयरबेस में जो ड्रोन्स का एक हुआ, इस पे बातचीत होगी आज के हमारे खसूसी शो में मेजर गौरव आर्या जी के साथ, जो किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं। सिर्फ मैं एक बात याद करवाता चलूँ कि चाणक्य फोरम उनकी जो वेबसाइट है उस पर जाइए, उनका जो एप्पल का और एंड्रॉयड के जो ऐप्स हैं वो आप डाउनलोड कीजिए। और ये वो फोरम है और इसके जो ऐप्स हैं आपको भारत की सिक्योरिटी, भारत की जो सारी की सारी पॉलिसीज़ हैं जियो पॉलिटिक्स के साथ जुड़ी हुई, आपको एक बहुत ही विजन देंगे इन पे लिखे हुए आर्टिकल्स। मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेजर गौरव आर्या जी। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। एक नया कोई टेरर वेव का एक हमें यहाँ पे दिखने लगा कि ये क्या हो रहा है। बहुत सारी स्पेकुलेशन कि ऑफ कोर्स ये बात तो तय है कि ये अलग से लोग तो नहीं करेंगे, कोई होम ग्रोन टेररिस्ट तो नहीं हो सकते। हमेशा से इनके पीछे यही सस्पिशन होता है कि पाकिस्तान हो सकता है, या फिर लोग कहते हैं कि इस एनवायरनमेंट में जब सीज़ फायर है पाकिस्तान कैसे हो सकता है। क्या पाकिस्तान के कोई रोग एलिमेंट चाइना के कहने पे या चाइना बराह रास्त है? आपकी वहाँ पर क्या फाइंडिंग्स है, क्या वहाँ पे र्यूमर्स हैं और क्या ख़बरें हैं, हमारे व्यूअर्स से शेयर कीजिए। तार साहब, इसमें मुख्यतः 3 बातें हैं। 3 नहीं तो मैं 4 बताता चलूं सर। ऐसा है कि सर, पहली चीज आपने लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे शांति है, अभी सीज फायर हो रखा है, तो फिर कश्मीर में कैसे होगा? तो लाइन ऑफ कंट्रोल और कश्मीर 2 अलग अलग चीजें हैं सर। ठीक है, एक सीज फायर लाइन है, एक लाइन ऑफ कंट्रोल है। उस तरफ पाकिस्तान ने जो कब्जा कर रखा है, जो हमारा कश्मीर है, हमारा जम्मू है, उस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। दूसरी तरफ अगर मैं ये देखूं सर कि ये भारत का जो एरिया है, जो हमारा कश्मीर है, अब क्या है कि जो टेररिज्म है सर, लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर हो गया, उससे इंटीरियर में टेररिज्म को ना जोड़ा जाए, दोनों अलहदा बातें। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज ये है कि बहुत पहले पाकिस्तान को ऐसा लगने लगा था कि ये 370 और 35 से हटा है, इससे पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी टूटी है। अब देख रहे हैं ये वाकई है, जो आप ये वाकई देख रहे हैं कि 1 को मारा, 2 को मारा। मैं आपको एक बात बताता हूं, आज से 2-2.5 साल पहले सर ये वाकये इतने ज्यादा होते थे, ये क्या है? ये किलिंग्स के मामले हैं कि एक बंदा आया, पीछे से गोली मार के भाग गया। कई दिनों से मैंने वो वाकये नहीं सुना कि 4-5 टेररिस्ट एक घर में है और पूरा राष्ट्रीय राइफल्स का ऑपरेशन लॉन्च हो रहा है। काफी टाइम से वो चीज नहीं आई। एक जमाने में खबर आ रही थी कि वो फायरिंग का एक्सचेंज हो रहा है और यहां से टेररिस्ट फायर कर रहे हैं, यहां से फौज हमारी फायर कर रही है, जेके पुलिस फायर कर रही है और सीआरपीएफ लगी है, कॉर्डन एक जमाने में बीएसएफ भी करती। वो सब कहानियां नहीं है सर आजकल। ये क्या कर रहे हैं मैं आपको बता, क्या कर रहे हैं? पुलिस वाले को देखा अकेले, ठीक है, पुलिस वाले को देखा, वो बेचारा को नमाज पढ़ के आ रहा है ना अपना, उसके पीठ में गोली मार दी सर। ये बहादुर हैं, इनके गाजी और इनके मुजाहिद जो पाकिस्तान के, ये इनके इनको जो भी तमगे वमगे मिलेंगे पाकिस्तान में, तो ये इस लेवल का काम कर रहे हैं, बिल्कुल गली मोहल्ले लेवल का। हाँ, जाने गई है, बहुत दुखद बात है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस किस्म का, अगर जिसने टेररिज्म स्टडी करा हो कश्मीर में, मैं तो बहुत कीन स्टूडेंट हूं इसका, वो बहुत कम हो गई। स्टोन पेल्टिंग वगैरह तो खत्म हो गई सर, कई टाइम से दिखी भी नहीं, हुर्रियत गायब हो गई है सर। वो जो बंद होते थे ताहिर साहब, वो बंद आजकल नहीं होते। तीसरा जो पॉइंट मैं कहना चाहता हूं, वो ये कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में डेस्परेशन के भी आगे वो पहुंच चुके हैं। उन्होंने हाथ पैर अपने छोड़ दिए सर। उनको बहुत उम्मीद थी कि प्राइम मिनिस्टर मीटिंग में कुछ वॉकआउट हो जाएगा, कुछ नेता मना कर देंगे कि हम अटेंड ही नहीं करते, वहां पे पाकिस्तान से बात करो के नारे लग जाएंगे। कुछ ये चाहते थे कि ऐसा कुछ हो जाए, ये चाह रहे थे कि कुछ ऐसा हो जाए और कश्मीर इंटरनेशनलाइज हो जाए। देखिए, ऐसा है कि महबूबा मुफ्ती कितनी भी भारत के खिलाफ हो, राइट, महबूबा मुफ्ती को यह पता है कि कौन सा, देखिए, चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं सर, ये बात है।
और ये जो सूरज है भारत का, ये तो चढ़ चुका है ऊपर। तो इसको सब सलाम करते हैं। वो प्रेस के सामने कुछ बोले महबूबा मुफ्ती, ट्वीट कुछ करे कि पाकिस्तान से बात करो, प्राइम मिनिस्टर के सामने नहीं बोलेगी वो। और ये बात सर सज्जाद लोन ने भी बोली, ये बात आपके गुलाम नबी आजाद साहब हैं, उन्होंने भी बोली, और एक दो और लोगों ने भी मीडिया के सामने यही बात बोली कि अंदर ऐसी कोई बात नहीं हुई। हाँ, स्टेटहुड की बात हुई, एक इंसान ने 370-35 की बात करने की कोशिश करी, बाकी जो कश्मीरी मुस्लिम लीडर्स थे उसमें हिंदूज भी थे, पर कश्मीरी मुस्लिम लीडर्स ने बोला यार सुनो, जो जो पानी बह गया अभी वापस नहीं आने वाला, छोड़ो। तो ये भी मेंशन नहीं हुआ। पाकिस्तान ने तो अपनी जनसंख्या को, अपने आवाम को तो बेच रखा था ना सर बड़ा, कि कुछ होगा कश्मीर में, कुछ बड़ा। जैसे कि आदत है पाकिस्तानियों में कि हर चीज में बहुत एक्साइट हो जाते हैं सर, दे गेट एक्साइटेड वेरी फास्ट, 2-2 मिनट में एक्साइट हो जाते हैं कि ये हो गया वो हो गया। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब क्या करें, आपको कुछ ना कुछ तो जवाब देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे आप यही काम करेंगे। कोई नमाज पढ़ के जा रहा है, उसकी पीठ पे गोली मार दी, कभी कुछ कर दिया। तो ये यही चीज है सर, ये जिसको कहते हैं ना, ये है तो बड़े अनफॉर्चुनेट, किसी की भी जान जाए वो हिंदुस्तानी तो, लेकिन पाकिस्तान में जिसको कहते हैं हिंदी में टुच्ची हरकतों पे उतर है, इनके बस का कुछ है नहीं। और आखिरी चीज, जो चौथा मेरा पॉइंट है वो ताहिर साहब, ये है कि देखिए साहब, मैं तो चाहता कि पाकिस्तानी फौज कुछ करे। 370 से 35 से के हटने से अगर उसने कुछ करा क्यों नहीं, मुझे आज तक ही समझ में नहीं आया। 2 साल होने को आ रहे हैं सर, अगस्त आने वाला है 1.5 महीने के बाद, इन्होंने कुछ करा क्यों नहीं? मैं ये जानना चाहता हूं कि एक महीने के बाद अगस्त आ जाएगा, देखिए इन्होंने कुछ करा क्यों नहीं सर? अभी तक कुछ नहीं करा पाकिस्तानी आर्मी ने, कुछ नहीं करा। बस ये इसको गोली मरवा दी एक बंदा, ये फौज है सर। मैं तो इस बात से कभी मातम मनाता हूं कि मेरा दुश्मन हल्का निकला सर। हम जिसको इतना भारी दुश्मन समझते थे, मेरा दुश्मन हल्का निकला। तो ये 4 पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं। पूरी जो चीज है उसको आपके सामने मैंने इन 4 पॉइंटों में रखा था। जी मेजर गौरव भाई, लेकिन ये जो अभी ड्रोन्स का सिलसिला शुरू हुआ है, एक छोटा सा अटैक भी हुआ, 2 ब्लास्ट भी हुए हल्के, और फिर उसके बाद फर्दर ड्रोन्स को भी वहाँ पे स्पॉट किया गया। इससे कितने कंसर्न्ड हैं आप और भारत की सिक्योरिटी के इदारे? देखिए साहब, ऐसा है कि मैं तो अक्सर फौज में जाता हूँ, जब भी मैं बात करता हूँ शूटिंग के सिलसिले जाता हूँ, मैं तो यही बात कहता हूँ कि मैं स्टडी करते रहता हूँ। वॉरफेयर बदल चुका है। और चलिए ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से ड्रोन आया, कल इसकी भी जरूरत नहीं है सर। आप किसी भी वेबसाइट से, अमेजोन से और 10 किस्म की दीगर वेबसाइट्स हैं इंडिया में, आप 60-70-80 हज़ार रुपए का ड्रोन ऑर्डर कर सकते हैं। आपके पास डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, आप ऑर्डर करिए, आपके घर में आ जाएगा। अगर आपको आता है एक्सप्लोजिव बनाना, उसमें आपको रिलीज कैच लगाना है सर, कुछ भी नहीं है वो। आपको रिलीज कैच लगाना है, उसको लो फ्लाइंग रखना है कि मोबाइल टावर से ज्यादा ऊंचा ना जाए, उसमें रिलीज कैच लगाना है। मोबाइल फोन से आपने बटन दबाया, रिलीज कैच एक्सप्लोजिव को छोड़ेगा, नीचे जाके फट जाएगा। कोई भी बंदा जिसको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग हो फौज की एक्सप्लोजिव्स के मामले में, ही कैन कॉन्फ़िगर इट फॉर यू। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो बता रहा हूं सबसे बड़ा खतरा जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, क्योंकि हमारे यहाँ पता है लेकिन लोग झिझकते हैं बड़ी बात करने की। मैं आपको बताता हूं कि हिंदुस्तान में शायद नंबर 1 या नंबर 2 में, 1 नंबर पे या 2 नंबर पे, मुझे पता नहीं है कौन सा नंबर पे, लेकिन हिंदुस्तान की जो अमंग्स्ट द लार्जेस्ट रोहिंग्या पॉपुलेशन इज इन जम्मू सर, और वो भी कैंटोनमेंट के बाहर। वहां पे कितने रेडिकलाइज्ड लोग हैं किसी को नहीं पता। कोई भी अपना ड्रोन ऑर्डर करे, कोई भी लड़ सकता है। वहां पे बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब है। ताहिर साहब, इंडियन आर्मी के एक बड़े रिस्पेक्टेड जनरल हैं, जनरल फिलिप कैंपोज। जनरल फिलिप कैंपोज ने एक रिपोर्ट लिखी थी कि कंटोनमेंट में किस तरीके से अटैक्स हो रहे हैं और क्या क्या हमें मेजर्स लेने चाहिए। इसके ऊपर प्रॉपर एक रिपोर्ट है जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम भी कर रही है। पर देखिए, नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं सर। नई नई टेक्नोलॉजीज में एक टेक्नोलॉजी ड्रोन की भी है ताहिर साहब। और ये ड्रोन जो जिसको हमने बोला था कि आमतौर पर मिल जाता है, तो इसके लिए भी हमें अपना नेटवर्क ऑन करना पड़ेगा। और खास तौर से ऐसी जगह आपको कुछ स्पेशल पावर्स देने पड़ेंगे, आर्मी को स्पेशल पावर्स देने पड़ेंगे, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस है बहुत ओवरबर्डन्ड है। बहुत बहुत एक काबिल पुलिस फोर्स है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, जेएनके पुलिस बहुत काबिल फोर्स है, लेकिन उसके पास इतना ज्यादा काम है कि वो शायद हर चीज को मॉनिटर न कर पाए। फौज को स्पेशल अथॉरिटी देनी पड़ेगी क्रैकडाउन करने के लिए इन सब चीजों को, क्योंकि कल सर कोई भी कर सकता है। बड़े ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है। और लोग कहते हैं ना कि आपके रडार ने कैसे ड्रोन को नहीं पकड़ा। इतना छोटा सा सर, इतना छोटा सा ड्रोन है, कैसे रडार पकड़ेगा? आप 50 फुट पे उसको उड़ाएंगे, रडार कभी नहीं, अमेरिका का रडार नहीं पकड़ सकता सर। वर्ल्ड का बेस्ट रडार, इजरायली रडार, चाइनीज रडार नहीं पकड़ पाएगा। वो शादी में ड्रोन आते हैं ना सर, आपने देखा होगा, शादी में वो ड्रोन इस्तेमाल करते हैं। इंडिया में तो बड़ा आजकल चल पड़ा है। वो थोड़ा सा उससे बड़ा होता है सर, थोड़ा सा बड़ा ड्रोन होता है। आप उसको खरीद लो, ऑनलाइन खरीद लो।
रिलीज कैच उसका बन जाता है सर। जो भी थोड़ा बहुत जानता हो इंजीनियरिंग के बारे में, उसका रिलीज कैच बना देगा सर। उसमें बैटरी रखती है, आप एक्सप्लोजिव लगाइए और ड्रॉप कर देगा, रिलीज कर देगा उसको। तो इस तरीके से ये लोग काम करने की कोशिश करें। जरूरी नहीं है कि आगे का अटैक हो वो पाकिस्तान से हो। पाकिस्तान मोबाइल फोन पे किसी इंडिया में बताएगा, इंडिया से भी वो अटैक हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी एजेंट यहाँ पे हैं। वहां पे रोहिंग्यास की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, यहाँ पे टेररिस्ट हैं। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में टेररिज्म है अभी भी, तो वहां पे कोई भी कर सकता है सर। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो क्या आपको लगता है कि ये एक नया ट्रेंड बन जाएगा? जैसे कभी स्टोन पेल्टिंग का एक ट्रेंड होता था, वो ख़त्म हुआ, और जैसे कि आपने कहा कि ड्रोन ख़रीदना कौन सा मुश्किल है और उसको चलाना और उसमें रिलीज़ का वो एक पॉकेट बनाना कौन सा इशू है। तो ये ख़तरा है कि ये कोई नया ट्रेंड बन सकता है आगे? बिल्कुल सर। अजरबैजान की जो भी जंग हुई थी वहां पे, सऊदी अरेबिया के ऑयल इंस्टॉलेशन पे जो अटैक हुआ था, ड्रोन से ही तो हुआ था सर वो। ये चलन है। ये देखिए, यहां पे कोई आप किसी को ट्रेस नहीं कर पाएंगे किसने चलाया है। आप हर रोज 10-10 ड्रोन छोड़िए सर, 10-10 ड्रोन से अटैक करिए, ये होगा। ये आपका आगे चल के ये करेंगे। ये दुनिया भर में ड्रोन स्वाम की बात कर रहे हैं लोग, और भी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। ये तो नई टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये हम लोग मुझे ऐसा लगता है कि हम जो इंडियंस हैं वो उसको गलत तरीके से हैंडल कर रहे हैं सर। मुझे ऐसा लग रहा है हम लोग डिफेंसिव हो जाते हैं। हम लोग ये कहते हैं भाई किसने नहीं देखा, बताओ किसकी गलती है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करो, कोर्ट मार्शल करो इसका। इससे ड्रोन थोड़ा ना रुकेगा कि आपने किसी को पकड़ के बोल दिया और रात भर के आसमान की तरफ थोड़ा ना देखता रहेगा सिपाही कि कब ड्रोन आया उसको वैसे गिरा दो। ऐसे ऐसा हो ही नहीं सकता। इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि कंटोनमेंट्स इतने बड़े हैं। हमारे कंटोनमेंट सर, कुछ कुछ कंटोनमेंट्स तो कई स्क्वायर, मतलब हंड्रेड्स ऑफ स्क्वायर एकर्स पे हैं सर। अगर आप कंटोनमेंट की सिक्योरिटी में 1000 बंदे लगा देंगे तो ऑपरेशन कौन करेगा सर? देश की रक्षा कौन करेगा? सब लोग कंटोनमेंट की रक्षा में लग जाएंगे। इसमें जो सिंपल सी चीज है सर कि जहां से प्रॉब्लम ओरिजिनेट हो रही है, आपको वहां पे प्रॉब्लम सेट करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम कश्मीर में ओरिजिनेट नहीं करती। हम लोग कश्मीर में सेट करने की, सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और जब तक हम ये करेंगे सर तब तक ये प्रॉब्लम हमारे साथ रहेगी। तो प्रॉब्लम आप क्या कहना चाहते हैं, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? पाकिस्तान से ओरिजिनेट हो रही है? बिल्कुल पाकिस्तान के ऊपर सर एफएटीएफ का जो प्रेशर डल रहा है, जो पाकिस्तान के ऊपर डिप्लोमेटिक प्रेशर डल रहा है, अगर आपको मिलिट्री एक्शन लेना है, शॉर्ट मिलिट्री एक्शन, मैं और कोई बात नहीं कर रहा, शॉर्ट मिलिट्री एक्शन सर। आप कुछ मत करिए सर, आपके पास एयरक्राफ्ट हैं, आपके पास सब कुछ है। आप उनके, जब भी पाकिस्तान ऐसी कोई हरकत करे सर, ड्रोन तो खैर एक अलग चीज है ना, एक अलग चीज है, आप उसको छोड़ दीजिए। जब भी ऐसा हो कि मैं एक सिंपल सा फंडामेंटल एक फंडा बताता हूं आपको। जब भी पाकिस्तान ऐसे करे कि हमारे किसी भाई को, पुलिस वाले को या किसी को भी शहीद कर दिया कश्मीर में, आप पाकिस्तान की 2 पोस्ट ले लीजिए सर, लाइन ऑफ कंट्रोल पे छीन लीजिए पाकिस्तान से। अपने एयरक्राफ्ट को बोलिए वहां पे सीधा मिसाइल मारे पोस्ट के अंदर, जब सब मर जाए वहां पे इंडियन आर्मी जाके घेर ली उस पोस्ट को, कहानी खत्म। और अपने अटैक हेलीकॉप्टर्स वहां पे रखिए कि पाकिस्तानी एयरफोर्स टेक ऑफ ना कर पाए, अपने प्लेन्स वहां पे पेट्रोलिंग पे रखिए। कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं ताहिर साहब, कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस, हर चीज का दाम होता है, हर चीज का दाम देना पड़ता है सर। अगर पाकिस्तान कुछ हिमाकत करता है ना, तो कुछ ना कुछ तो दाम आपको देना पड़ेगा उसका। पाकिस्तान को कुछ ना कुछ दाम देना पड़ेगा। ये क्यों पाकिस्तान की हिम्मत बढ़ रही? क्योंकि पाकिस्तान दाम नहीं देता। हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, किसके खिलाफ करी सर? आतंकवादियों के खिलाफ, टेररिस्ट के खिलाफ, है ना, दहशतगर्दी के खिलाफ। बालाकोट करा किसके खिलाफ? पर मैं हाफिज सईद को इतना बड़ा, या फिर मौलाना मसूद अजहर को या सैयद सलाउद्दीन को इतना बड़ा गुनहगार भारत का नहीं मानता हूं सर। मैं नहीं मानता, लोग कुछ भी बोले। मैं सबसे बड़ा गुनहगार जो मानता हूं, जनरल कमर जावेद बाजवा को मानता हूं। आप जब तक उस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करेंगे, ये परेशानी कश्मीर में खत्म नहीं होगी सर, इंडिया में परेशानी नहीं खत्म होगी। क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? एक वेपन चलाना तो ठीक है, आप किसी सिविलियन को आप सिखा दीजिए, 2-3 दिन की ट्रेनिंग दीजिए, वो AK-47 चलाना सीख जाएगा, 100-200 राउंड फायर करवाए, ही इज रेडी टू गो। मतलब प्रोफेशनल नहीं होगा, लेकिन उसको पता है एम एंड शूट क्या करना है, राइट? लेकिन सर जब आप बात करते हैं पुलवामा जैसा, आप एक बड़ा कॉम्प्लेक्स आईडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं गाड़ी में, ठीक है। आदिल अहमद डर जो था, जो टेररिस्ट था, वो तो सुसाइड बॉम्बर था, बनाया किसी और ने ना, राइट? रिलीज कैच किसी ने तो बनाया ड्रोन का ना सर, किसी ने वो एक्सप्लोसिव बनाया कि इस खास हाइट पे जाके वो छूटेगा, हम बटन दबाएंगे। सर ये चीजें जो हैं, ये फौजी दिमाग है, मैं आपको बता रहा हूं, ये सिविलियन के बस का नहीं है। ये सिविलियन के बस का नहीं है। ये चीजें फौज में सर स्क्वाड पोस्ट पे सिखाई जाती हैं, ये चीजें क्लासरूम के अंदर सिखाई जाती हैं, फिर बाहर जाके प्रैक्टिकल होता है, इसकी प्रॉपर क्लासेस चलती हैं। फौज में ये किसी ना किसी ने सिखा रखा है, किसी ना किसी ने बताया है कि ऐसे करो बेटा, यहाँ पे ऐसे जाएगा, तुम ऐसे करना,
ये करके प्रॉपर उसको रिहर्सल करवाइए, तब जाके काम हुआ। एक दिन में काम नहीं हुआ ड्रोन वाला। तो इसलिए मेरा ये कहने का मतलब है आपसे कि प्रॉब्लम रावलपिंडी में है सर, प्रॉब्लम श्रीनगर में नहीं है। इंडिया वाले बहुत सालों से गलत जगह प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन इस बार हमें लगा कि इंडिया में प्रॉब्लम को सही एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। ख़ास तौर पर हमने बालाकोट का देखा, उससे पहले भी हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स देखी। तो आज जो कुछ और होता नज़र आ रहा है और जो हम एंटिसिपेट कर सकते हैं, लगता है कि भारत की सरकार, ख़ासतौर पर पॉलिटिकल जो सरकार है, वो इतनी विल रखती है कि इंस्ट्रक्शंस दे सकें आर्मी को उसके मुताबिक। नहीं, बिल्कुल विल तो रखती है सर, पर सरकार का क्या प्लान है ये मुझे नहीं पता। कभी हम लोग भी जज्बाती होकर रिएक्ट करते हैं, ये भी बात सच है सर। हो सकता है सरकार का कुछ प्लान हो, जैसे कि 370-35 से हटा। उसके 2 दिन पहले मैं एक कश्मीरी पंडित फ्रेंड से बात कर रहा था, 2 दिन पहले। उसने बोला यार ये नहीं हो सकता, कभी 370-35 से हट ही नहीं सकता। कह रहा मेरे बच्चे, उनके बच्चों के टाइम पे कभी हट जाए तो हट जाए, मेरे जीते जी तो नहीं हटेगा। और उसके सर 2 दिन के बाद, 2 दिन के बाद हटा। तो इनका कुछ नहीं पता ये लोग कब क्या करेंगे, ये बताते तो है नहीं सर किसी को। अचानक कर देते हैं, अचानक कर देते हैं सर। एक दिन अचानक आ जाता है, सीए एनआरसी आ गया तो आ गया, किसी को कुछ नहीं पता। तो हो सकता है कि ऐसा भी कुछ, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि कुछ ना कुछ ये कर देंगे ऐसा सरप्राइज। इनकी आदत है। जब मैं इनकी बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं, ये कुछ भी कर सकते हैं, पहली चीज। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज तो हमें समझनी पड़ेगी ना ताहिर साहब की, जब हम कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं ना, कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस, तो हमें यह समझना पड़ेगा कि हर एक चीज का जो दाम है, मैं बार बार ये वर्ड यूज कर रहा हूं, हर एक चीज का दाम देना पड़ता है सर। हर एक चीज का दाम देना पड़ता है। पाकिस्तान दाम नहीं दे रहा उस चीज का। पाकिस्तान से दाम वसूलने की जरूरत है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट से। और खास तौर से जो पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है, जो एस्टेब्लिशमेंट है। अब आप देखिए ताहिर साहब, मैं आपसे पूछता हूं, आप तो जानते हैं, यू नो बेटर देन मी, पाकिस्तानी क्यों रिस्क ले लेते हैं? इनके जनरल्स पता है क्यों इतने रिस्क ले लेते हैं? एक इसके पीछे भी माइंडसेट है। इसलिए नहीं कि उनके जनरल ज्यादा मोटिवेटेड हैं और मुल्क के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं, इसलिए नहीं सर। पाकिस्तानी जनरल्स इसलिए रिस्क ले लेते हैं क्योंकि 2-2.5 साल के बाद उनको जाके इंग्लैंड में सेटल होना है सर। पाकिस्तान में तो रहना नहीं किसी को। आपका एक्सपोजर वही 1.5-2 साल का है ना, और आप जनरल हैं। आपको पता है इंडिया की ऐसी पॉलिसी नहीं है कि आपके घर पे जाके टेररिस्ट भेज दे और वहां पे बम मार दे। इंडिया ऐसा करेगा नहीं, राइट? जो भी करेगा इंडिया लीगल तरीके से करेगा, कायदे से करेगा। तो जो भी जनरल है, जैसे कोई कोर कमांडर ने हुक्म दिया, ठीक है, किसको पता सर इस समय जनरल फैज जो DGISI है, इस समय कौन सी वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसी से ये कह रहा होगा कि मैं पाकिस्तान की ये सीक्रेट तुम्हें बता दूंगा, ये खुफिया जानकारी तुम्हें दे दूंगा, तुम मुझे US या कनाडा का पासपोर्ट दे देना और मैं वहां पे जाके सेटल हो जाऊंगा। क्योंकि इन लोगों के पास पैसे इतने सर, दे कैन सेटल एनीवेयर। ये लोग इसीलिए ज्यादा बहादुर हैं पाकिस्तान के जनरल, क्योंकि इनको पाकिस्तान में रहना नहीं है सर। इनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। उसी तरीके पाकिस्तान में करप्शन क्यों है, लोन क्यों लेती है पाकिस्तानी सरकार? क्योंकि इनको पाकिस्तान में रहना नहीं है सर। जो रहेगा वो वापस करेगा ना। अगर मैं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हूं आज की तारीख में, मैं वजीर आजम हूं पाकिस्तान का, और मैंने 10-15 बिलियन लोन ले लिया, मैंने 50 बिलियन लोन ले लिया, 50 बिलियन में से मैंने 2-2.5 बिलियन अपनी जेब में डाले, मैं बाहर जाके बैठ गया, ठीक है, मैंने सिटीजनशिप कहीं और की ले ली, मैं बाहर जाके बैठ गया। अब तो जो अगला आएगा वो चुकाएगा, मैं थोड़ा ना चुकाऊंगा, क्योंकि लोन तो सरकार ने लिया है, मैंने पर्सनल लोन थोड़ा ना लिया है। बस कहानी खत्म। तो दिस इज हाउ इट इज सर। इसी का एक्सपोजर नहीं है। सब एक लिमिटेड वक्त के लिए वहां पे अपना काम करके अपनी जेब भर के जाना है उनको वापस, इसलिए करते रहते हैं। ब्रिंक्समैनशिप जो चलती है पाकिस्तान में, उसका सबसे बड़ा कारण यही है। तो गौरव भाई, ये बताइए कि मिलिटेंसी का जो सिलसिला है, वो जो कश्मीर में हुआ करता था वो में नज़र नहीं आता, लेकिन फिर भी ऑन एंड ऑन होती रहती है कोई ना कोई मिलिटेंसी। जैसा आपने कहा कि पुलिस के किसी कांस्टेबल को मार दिया, किसी कॉन्वॉय पे छोटा मोटा अटैक कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी वहाँ पर मिलिटेंट तो मौजूद हैं। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई कश्मीर से कि 200 के करीब मिलिटेंट्स हैं अभी भी। और जबकि मुझे याद है महबूबा मुफ्ती की जब सरकार हुआ करती थी बीजेपी के साथ उनकी, तो उसमें भी वो यही कहती थी कि बस चंद 100 नौजवान भटके हुए हैं। तो वो जो उनकी लैंग्वेज में भटके हुए हैं और हमारी लैंग्वेज में क्लियरली टेररिस्ट मिलिटेंट्स हैं, वो माइंडसेट की वजह से हैं या अभी भी उनको सपोर्ट मिल रही है? दोनों चीज़ें हैं या क्या सिचुएशन है वहाँ पे? सर थोड़ा सा पेचीदा सवाल है, पर पहले मैं क्लैरिटी दे दूं सर। वहां पे मिलिटेंट्स नहीं है कश्मीर में, दे आर टेररिस्ट्स। वो आतंकवादी हैं सर। जिस दिन पहला कश्मीरी पंडित मारा था उन्होंने, तब से वो टेररिस्ट हो गए थे सर, ठीक है। मैं आपको बताता हूं होता कैसे है।
लोग कहते हैं ना कि वहां पे टेररिस्ट कैसे पैदा हो रहे हैं, इतनी फौज है, लाखों की फौज है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे लगी है, बॉर्डर पे लगी है, कैसे मैं आज बता देता हूँ, क्योंकि लोग सिंपलिस्टिक सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, लोग पीपल डोंट वांट टू गेट इनटू डिटेल्स। सर ऐसा है कि फौज ने ना टेररिस्ट को बॉर्डर पे रोकना शुरू कर दिया काफी हद तक। इंडियन आर्मी की जो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है दैट इज वेरी वेरी इफेक्टिव, इसमें कोई शक नहीं है सर। वहां पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, वहां पे मैन पावर का इस्तेमाल है, वहां पे ड्रोन्स का इस्तेमाल है, वहां पे हर किस्म का इस्तेमाल है कि पाकिस्तान से इधर ना आए टेररिस्ट। पाकिस्तान ने क्या करा सर कि इंटरनेट का इस्तेमाल करके कश्मीरी पॉपुलेशन को काफी हद तक कोशिश करी रेडिकलाइज करने की, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन। ठीक है, आप उसकी सूरतें अब आप देखिए कि आपने देखा होगा 2 या 3 सिख परिवार थे जिनकी बेटियों को वो लोग जबरन उनको धर्मांतरण करा, उनको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है सर, ये भी केस वहां पे चल रहा है कश्मीर में। और ये पहले भी हुआ था जब कश्मीरी पंडितों को निकाला था सर। 19 जनवरी की बात है, 19 जनवरी 1990 की, जब रलिफ गलिफ चलिफ की बात करी थी कि या तो तुम छोड़ के चले जाओ, ठीक है, या तुम कन्वर्ट कर लो इस्लाम पे, या तुम्हें मार डालेंगे जान से। और अगर तुम जा रहे हो यहां से तो अपनी औरतों को पीछे छोड़ जाओ, अपनी बेटियों को, बहनों को, माओं को, बीवियों को छोड़ जाओ हमारे लिए पीछे। ये बात हुई, ऑन रिकॉर्ड है सर। आप किसी भी कश्मीरी पंडित से बात करेंगे और रलिफ गलिफ चलिफ की बात आपको बच्चा बता देगा सर आपको। मेरा कहने का मतलब है कि वहां पे इंटरनेट का इस्तेमाल करके आज की तारीख में, उस जमाने में तो इंटरनेट था नहीं सर, आज की तारीख में इंटरनेट का इस्तेमाल करके ताहिर साहब एक पॉपुलेशन को रेडिकलाइज करने की कोशिश करी है। इसलिए आप देखेंगे कि पिछले 20-25 सालों में बहुत ज्यादा ऐसा हो गया है कि कश्मीरी जो हैं वो कश्मीरी के वर्ड्स की जगह उर्दू के शब्द इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, उर्दू के लफ्ज, जबकि किसी कश्मीरी को उर्दू आती नहीं थी, उनका मतलब ही नहीं है कुछ। और कश्मीर में सरकारों ने बोल दिया कि हमें उर्दू पढ़ाएं, तो वहां पे बच्चों को उर्दू पढ़ाई जाती है। अरे कश्मीरी बच्चों को कश्मीरी पढ़ाओ। इन्होंने ऐसी एक बात बता दी कि जो उर्दू है वो मुसलमान की भाषा है, जो सच्चा मुसलमान है उर्दू बोलेगा। पाकिस्तान में भी तो यही करा था सर। जी जी, हालांकि ये तो आपकी स्टेट की लैंग्वेज है, यूपी से आई उर्दू तो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बट इन्होंने ये बोल दिया कि नहीं, जो अगर सच्चा मुसलमान है वो उर्दू बोलेगा, सब कॉन्टिनेंट का। तो सबको उर्दू में लगा दिया, चाहे वो सिंधी बोलता हो, चाहे वो पंजाबी बोलता हो, चाहे यहाँ पे कश्मीरी बोलता हो, चाहे बंगाली बोलता हो, सबको उर्दू के पीछे। बंगाली इस झांसे में नहीं आए, दे आर अ वेरी इंटेलिजेंट पीपल। तो बंगालीज फूल नहीं हुए, बाकी सब बेवकूफ बन गए, बंगाली बेवकूफ नहीं बने। उन्होंने तो अपना मुल्क ही अलग बना लिया सर, बांग्लादेश, लैंग्वेज के चलते। तो ताहिर साहब, मेरा कहने का मतलब है कि इन्होंने रेडिकलाइज करा। इसलिए जब 370-35 से हटा था, सबसे पहले सरकार ने इंटरनेट बंद करा था, टेलीकॉम बंद करा था उन्होंने। क्यों बंद करा था? इसीलिए क्योंकि सारा का सारा प्लानिंग, सारा का सारा रेडिकलाइजेशन। आप कश्मीर में जाइए, आप देखिए जो लोगों के स्मार्टफोन है सर, स्मार्टफोन के अंदर क्या क्या रहता है कश्मीर में। कैंटोनमेंट के बाहर लड़के घूमते रहेंगे फिरन पहने हुए, हाथ में स्मार्टफोन होगा। जैसी कॉन्वॉय बाहर निकलती है, किस तरफ गई, कितने लोग गए, तकरीबन कितने लोग गए, फट से। आजकल ये बात बहुत कंट्रोल में आया है, आजकल बहुत कंट्रोल में आया है। क्यों? मैं उसके कारण भी बताता हूं। आपको एक बात शायद पता है नहीं पता है कि कश्मीर में कभी भी कश्मीरी मुसलमानों का राज नहीं रहा, कभी नहीं रहा सर। सबसे पहला जो कश्मीरी मुसलमान था जिसने कश्मीर पर राज करा सर, उसका नाम शेख अब्दुल्ला था, फारूक अब्दुल्ला का बाप। पहला मुस्लिम लीडर था, उसका नाम शामीर था सर, वो भी बाहर का था, वो भी कश्मीरी नहीं था। उसके बाद अफगान भी आए, मुगल भी आए सर, सिख भी आए, एंड में डोगरों का राज था वहां पे। जो कश्मीर का जम्मू एंड कश्मीर, अर्सवाइल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट है, जो किंगडम था, वो डोगरों का बनाया हुआ है। वो मुगलों ने बनाया, वो डोगरों ने बनाया था सर, वो तिब्बत तक खींच के ले गए थे। तो मेरा कहने की, मैं आपको ये कहने की बात कर रहा हूं कि वहां पे एक चीज है, जो लोग इंडियन टेलीविजन में, ताहिर साहब आपको बड़ा सरप्राइज होगा, जो लोग हुर्रियत का नाम लेते थे इंडियन टेलीविजन पे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि फिर एम्बैरेसिंग हो जाता है, वो लोग रिपब्लिक टीवी या किसी और टीवी चैनल पे आके सर हुर्रियत का नाम लेते थे। गिलानी साहब, गिलानी साहब, गिलानी साहब के नाम के कसीदे पढ़ते थे वो लोग। जब से 370-35 से गया है, इनमें हवा निकल गई। अब ये भारत की बात करते हैं, अब ये विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लोग जो भारत के खिलाफ थे, बड़े मौका परस्त लोग हैं सर, ये मुनाफिक लोग हैं, बड़े हिपोक्रेट्स हैं। अब इनको पता लग गया। और यही एक आखिरी चीज एक और बताऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग। आपको एक बात पता है, 1974-75 में कश्मीर में चीफ मिनिस्टर बना, पहले प्राइम मिनिस्टर होता था।
पहले प्राइम मिनिस्टर होता था, ये फारूक अब्दुल्ला के फादर जो थे वो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, शेख अब्दुल्ला। कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर था, वो चीफ मिनिस्टर बन गए। आपको पता है कश्मीर में पहला चेंज क्यों आया 70s में? कश्मीर को पहला चेंज तब आया जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई और 1971 में पाकिस्तान 2 लाख हुआ। कश्मीर में ये जो रेडिकल थिंकिंग थी, इसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया। वही चीज हुई 370-35 में, क्योंकि इन लोगों ने बोल दिया था कश्मीर को, कश्मीरियों को, इन लोगों ने बोल दिया था कि हम लोग आ रहे हैं, हम गाजी हैं, हम फलाने हैं, हम ढेमके हैं, हम घोड़े पे आएंगे तलवार लेके और तुम्हें आजाद कर देंगे और लाल किले पे सब्ज पर, यू नो ऑल दैट ड्रामा जो बकवास चलती है। और कुछ बेचारे कश्मीरी बेवकूफ भी बन गए, 1 और 2%, 98% तो बड़े सियाने हैं सर, अपने काम से मतलब रखते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं इन सब चीजों से। लेकिन 1-2% जो बेवकूफ थे वो बेवकूफ बन गए। वो वेट करते रहे घर के बाहर चौखट में कि कोई आएगा। ना गाजी आया, ना मुजाहिद आया, ना बाजवा आया, कोई तो आया नहीं सर वहां पे। अब दे बिकेम कंफ्यूज्ड कि ये तो हर समय कहते हैं आएंगे आएंगे। तो मैंने अपने कश्मीरी दोस्तों का, वो दोस्त बन गए सर पहले, जो बड़े एक जमाने में एंटी इंडिया बात करते थे, अब तो उनसे जाता हूं कश्मीर में, उनके साथ चाय कॉफी चलती है, तो वो कहते हैं यार कि पाकिस्तानियों ने धोखा दे दिया। मैंने बोला धोखा पाकिस्तानियों ने नहीं दिया, सिर्फ बेवकूफ को ही बेवकूफ बना। तुम अगर बेवकूफ हो 1%, कुछ अगर 100, 500, 1000 लोग पूरे कश्मीर वैली में, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, पूरी कश्मीरी पॉपुलेशन तो बेवकूफ नहीं बनी, उनको पता था। लेकिन 100, 500, 1000 लोग अगर बेवकूफ बने हैं कश्मीर में, तो उसी लायक थे कि उनको बेवकूफ बनाया जाए। पाकिस्तान ने उनका फायदा उठाया, किसी को पैसे देके, किसी को धमका के, किसी को ये बोल के कि साहब चिंता मत करो, ये बाजवा साहब आएंगे टैंक पे बैठ के, ठीक है। उसके पहले अपने कियानी साहब आएंगे टैंक पे बैठ के, कियानी साहब टैंक पे बैठ के तो ऑस्ट्रेलिया चले गए, ठीक है। रहील शरीफ सऊदी अरेबिया चले गए, मुशर्रफ साहब लंदन के फ्लैट में बैठे हैं। कश्मीर कोई नहीं आया सर, अभी तक कश्मीर कोई नहीं पहुंचा। इतने साल से जिहाद हो रहा है इनका, कश्मीर कोई नहीं पहुंचा। कश्मीर किसका? वही बेचारे कबाब बेचने वाले या फिर फल बेचने वाले के बेटे को पाकिस्तान में रेडिकलाइज करके बोला तू जाके मर, तू श्रीनगर में मर, ठीक है, तू कुपवाड़ा में मर, तू बांदीपुरा में मर, और मेरा बेटा जाएगा ऑक्सफोर्ड में पढ़ेगा। इनका क्लियर कट है सिस्टम सर पाकिस्तानियों का। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन कश्मीर। आपने कहा कि शायद कोई हार्डली 1% होंगे जो बेवकूफ़ बन गए। मैं शायद अपनी ओपिनियन दूंगा कि बेवकूफ़ वो भी नहीं थे, वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में थे। जब उन्होंने देखा कि उनके वेस्टेड इंटरेस्ट ही चेंज हो गए, तो उन्होंने तो उस तरफ जाना था जहाँ पे उनके स्टेक्स अब नहीं बन सकते थे, तो वो अब भारत की सरकार के गुन गाने लगे। ये बात तो होता है, लेकिन ऑफ कोर्स जो सुइसाइड बॉम्बर हैं, और वो भी उनके भी वेस्टेड इंटरेस्ट थे, कारोबार था कि हमें इतने पैसे मिलेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। और कोई बहुत ही रेयर कोई बेवकूफ़ होता है जो तरीक राहों में मारा जाता है। लेकिन वो जो सिचुएशन है, आपको जो ट्रू रेडिकल हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट से भी रिलेटेड और उसके बगैर भी, उन पे क्या काबू पाया जा सकेगा? या फिर ये जो नई एक छोटी सी वेव हमें नज़र आ रही है, बड़ी वेव नहीं है टेरर की, या इसका बढ़ोतरी होगी? इसके बारे में यहाँ अमेरिका कनाडा में हमारा डायस्पोरा बहुत कंसर्न है, आपसे जानना चाहता है। नहीं सर, ये कंट्रोल में आ जाएंगे, जल्दी कंट्रोल में आ जाएंगे, आप देख लीजिएगा, ये जल्दी कंट्रोल में आ जाएंगे। इनकी चाबी लगाएंगे, सब कंट्रोल में आएंगे। बात यह है कि ये जो आपने बात करी ना कि जो लोग बहुत वो हैं, वो पहले ही उनको आउट कर दिया गया है। वो जमात इस्लामी वाले थे सर, ये मदरसे चलाते थे। सिर्फ अनंतनाग में कश्मीर में 500 मदरसे थे जब पिछली बार मैंने इसकी लिस्ट मंगवाई थी, जिसमें से कि करीब 175-200, मुझे करेक्ट फिगर याद नहीं है सर, मे भी मैं गलती बोल रहा हूँ, मुझे याद नहीं है, बट उसमें से 40-45% जहां तक मुझे अभी ध्यान आता है, वो जमात इस्लामी वाले चलाते थे सर। तो वहां पे ये सब पढ़ाते थे, बच्चों को रेडिकलाइज करते थे ये लोग। तो एनआईए ने जब रेड करी थी, जमात इस्लामी वालों को ताला लगा दिया। जितने भी थे पुराने, और जमात इस्लामी बहुत लोग हैं जो सर एक्स हिजबुल मुजाहिदीन है। ये सैयद सलाउद्दीन का टेरर आउटफिट, मुजफ्फराबाद वाला सैयद सलाउद्दीन, जिसको ईद के दिन मारा था ना, एसआई वालों ने पिटाई करी थी नॉन परफॉर्मेंस के चक्कर में, उसको मार लगाई थी, वही है सर सैयद सलाउद्दीन, तो उसको मार पड़ी। तो खैर, कहने की बात यह है कि ये जो आप बोल रहे हैं ना रेडिकल एलिमेंट जो बहुत ज्यादा है, ये जमात इस्लामी के इन्फ्लुएंस रेडिकल एलिमेंट्स थे जो यहाँ पे एक्शन करते थे। पर वही चीज आपको बता रहा हूं कि कश्मीर से सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब शिफ्ट हो रही है, और जो अगला सरप्राइज मिलेगा इंडिया को टेररिज्म से रिलेटेड सर, मैं आज आपकी शो में एक प्रोफेसी करना चाहता हूं ताहिर साहब, विद योर परमिशन सर। प्लीज कि जो अगला जो आएगा भारत में, भगवान ना करे आए, लेकिन अगर आएगा सर, तो 3 स्टेट हैं जिसको हमें देखने की जरूरत है सर। केरला, वेस्ट बंगाल, असम, ये 3 है सर। केरला, वेस्ट बंगाल, असम। कश्मीर से नहीं होगा सर,
पाकिस्तान की तो हवा निकाल दी हमने। ये आएगा इन 3 स्टेट से सर। यहाँ पे जबरदस्त किस्म का रेडिकलाइजेशन है सर, जबरदस्त किस्म का। और मैं तो जाता रहता हूँ सर, मैं घूमता हूँ असम में, खास तौर से बहुत जबरदस्त रेडिकलाइजेशन है, बहुत जबरदस्त। तो वो जो रेडिकलाइजेशन है उसके पीछे पाकिस्तान है, आपने कहा पाकिस्तान की तो हवा निकाल दी, इसका मतलब है उसके पीछे पाकिस्तान तो नहीं है, क्या वो पाकिस्तान होम स्टेट ग्रोन नहीं है सर, नहीं सर, होम ग्रोन नहीं। अच्छा, ये आ रहे हैं बांग्लादेश से, ये यहाँ पे आ रहे हैं बांग्लादेश से। ये जो रेडिकलाइज हुए हैं, जो केरला में रेडिकलाइज हुए हैं, ये सर जो गल्फ से आए हैं, सऊदी से आए हैं, ये वहां से रेडिकलाइज होकर आए हैं, राइट सर। तो हर अलग अलग जगह जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन है अलग अलग जगह से हो रहा है। केरला से कितने लड़के भागे, लड़के लड़कियां भागे आईसिस ज्वाइन करने के लिए, आपको पता ही होगा या कितने गए थे आईसिस ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। तो फिर आपको पता लगा ये कश्मीर नहीं आए लड़ने के लिए, क्योंकि उनको पता था कश्मीर में तो फ्रॉड चल रहा है, कश्मीर में तो खुला झूठ चल रहा है, तो गए नहीं, कोई नहीं गया हिंदुस्तान से, कोई हिंदुस्तानी मुसलमान गए नहीं कश्मीर लड़ने के लिए। पर कुछ लोग पहुंच गए इस्लामिक स्टेट, वहां से रेडिकलाइज होकर सर वापस आए हैं लोग। तो आई एम नॉट सेइंग कि पाकिस्तान ही कर रहा है, पाकिस्तान थोड़ा बहुत फंडिंग कर रहा होगा फायदा उठाने के लिए, लेकिन एक लार्जर जो कॉन्स्पिरेसी है रेडिकलाइज करने की, वो चल रही है। और वहां पे बांग्लादेश के थ्रू भी चल रही है सर, ये पाकिस्तान के थ्रू भी चल रही है, ये बाहर का पैसा आ रहा है उससे भी चल रही है, हर जगह से रेडिकलाइजेशन हो रहा है। दिस इज एट अलार्मिंग लेवल्स। जो कहते हैं ना कि इल्म से सब ठीक हो जाता है, और अगर किसी आदमी जो जाहिल नहीं रहा, अगर उसको इल्म मिल गया, पढ़ लिख गया, तो मैं उनको यही बोलता हूं कि ओसामा बिन लादेन सिविल इंजीनियर था और अल जवाहिरी था वो डॉक्टर था। तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो तो वो टेररिस्ट नहीं बन सकता, सब बनते हैं सर। बल्कि उनसे ज़्यादा ख़तरा होता है आम आदमी, तो बेचारा अपनी रोटी पानी के चक्कर में रहता है, उसको तो इससे बिल्कुल। लेना देना नहीं होता। आखिर में 2-3 बातें हम करेंगे। आपने अभी कहा कि बांग्लादेश में जो रेडिकलाइजेशन हो रही है, आई होप कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट नहीं है, जो कि हमें लगता नहीं है वो पीछे है, वो खुद से ही मुझे हमें लगता है रेडिकलाइजेशन है। और फिर जो भारत के इंटरनल पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं, जैसे वेस्ट बंगाल में हमारे सामने है, वो इससे फ़ायदा उठाने के लिए कोई परवाह नहीं कर रहे कि देश का क्या फ्यूचर होगा, वो अपने कार्ड्स खेल रहे हैं, वो भी एक फैक्टर है। अभी आपने पीछे बात करते हुए रोहिंग्या का जिक्र किया, रोहिंग्या परसिक्यूटेड हैं जो बांग्लादेश गए, और उनका कल्चर भी बांग्लादेश से ज़्यादा मिलता है, असम के साथ मिलता है, वो इधर कश्मीर में सेटल भी होना शुरू हुए। जो हमें बात समझ नहीं आती कि कश्मीर में उनका कोई कल्चर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, चूँकि धर्म तो कल्चर नहीं होता ना भाषा एक है। तो रोहिंग्या के बारे में मैं कोई बुरी बात नहीं करता, लेकिन ये बात तय है कि उनमें भी बहुत रेडिकल लोग हैं, और ये जो ड्रोन्स के भी हो रहे हैं, ये भी सस्पिशंस हैं कि शायद उनको ही इस्तेमाल किया जा रहा हो। तो ये जो नई सेटलमेंट कश्मीर में हो रही हैं, इनका क्या तुक बनता है, ये कैसे हो रही हैं, किसने इनको वहाँ पे करने दिया? 2-3 चीजें हैं ताहिर साहब। रोहिंग्यास का कल्चर असम से नहीं मिलता, बंगाल से नहीं मिलता, उनका अलग है। बिल्कुल उनकी लैंग्वेज अलग है, उनका शक्ल अलग है, उनकी वेशभूषा अलग है, सब कुछ अलग है। तो कम से कम असम और वेस्ट बंगाल से तो नहीं मिलता उनका। और असम एक आई थिंक अकेला स्टेट है इंडिया में जिसने एक्चुअली वापस भेजे रोहिंग्या। कश्मीर में तो बसे में, कश्मीर में कैसे बसे सर, वहां पे वो थे, यहाँ पे महबूबा वगैरह, फारूक अब्दुल्ला वगैरह जिनकी सरकारें थी, उन्होंने अलाउ करा है, उन्होंने जमीनें दी हैं, बस जाओ, यहाँ पे बसे हुए हैं। तो हजारों की तादाद में बसे हुए हैं। मैं एक देखिए ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ ये चीज कितनी डेंजरस है। जो पूरा 1971 का मामला जो बना था, बांग्लादेश के अलग होने की जो तहरीक चली थी, वो तो जबान पे चली थी, ठीक है ताहिर साहब। लेकिन भारत ने अटैक जब करा था 3 तारीख को, क्योंकि 2 तारीख को पाकिस्तान ने करा था अटैक, तो हमने अटैक करा 3 तारीख को, ठीक है सर, दिसंबर की बात कर रहा हूं, 3 तारीख को। लेकिन हमारा सबसे बड़ा जस्टिफिकेशन क्या था, और वो जस्टिफिकेशन आज भी है। जस्टिफिकेशन ये था कि वहां से रेफ्यूजी आ रहे थे लाखों की तादाद में, हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि हम इतने लोगों का देखभाल कर सकें। लाखों की तादाद में पूरे वेस्ट बंगाल में आज भी आ रहे हैं। और वहां पे जो कर रहे हैं सर, एक वहां पे जो सरकार है अवामी लीग की, राइट, इंडिया को चाहिए, अगर मैं आपकी इजाजत हो तो बता दूं, इंडिया को चाहिए कि सर अवामी लीग के साथ थोड़ा सा जो है एक ज्यादा जिसको कहते हैं दोस्ताना जो स्वभाव है वो बिल्डअप करने की जरूरत है अवामी लीग के साथ। क्योंकि अवामी लीग को भी बहुत लोग इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, जो बुरे एलिमेंट्स हैं। वहां की सरकार नहीं कर रही है, मैं ये नहीं कह रहा कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, but there are elements within Bangladesh who are doing it. There are elements within India who are doing it, sir.
आई एम नॉट जस्ट ब्लेमिंग बांग्लादेश, आई एम सेइंग देयर आर एलिमेंट्स विद इन इंडिया हु आर डूइंग इट. अगर कोई होप है बांग्लादेश में, दैट इज द आवामी लीग गवर्नमेंट, शेख हसीना की. दीज पीपल आर द ओनली होप फॉर अ बेटर फ्यूचर इन साउथ एशिया. अगर दूसरे वो पागल लोग आ गए ना, तो यहाँ पे बहुत दिक्कत होगी. फिर यही होने हैं ब्लास्ट वगैरह, क्योंकि इनका माइंडसेट ही यही है सर. यू कांट हेल्प इट. और अब हम आखिर में चलते चलते बात करना चाहेंगे एक बिल्कुल डिफरेंट एंगल पे. पाकिस्तान में हाफिज सईद के घर के बाहर अटैक हुआ, फिर हमने ग्रेनेड का श्रीनगर में ये एक मामला देखा. इस तरह के अटैक कम हो गए थे, फिर ये ड्रोन्स की बात आई. तो बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स इसको जोड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं, जैसे कोई टिट फॉर टैट होता है. मैं इससे एग्री नहीं करता. उधर से पाकिस्तान सीज फायर में है, फैटफ की तलवार लटक रही है, और अपरेंटली लगता नहीं कि पाकिस्तान की सरकार की तरफ से कोई इस तरह का स्टूपिड कदम होगा अनटिल कोई रोग एलिमेंट्स ना करे. तो आप इन सारे जो डिफरेंट इश्यूज हैं, इनको कैसे एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं या रेलेवेंट और इररेलेवेंट समझते हैं? ताहिर साहब, आपने सुना होगा भी कि पाकिस्तान आर्मी में कुछ एलिमेंट्स अरेस्ट हुए थे और जनरल बाजवा के खिलाफ वो साजिश कर रहे थे, उनको ओवरथ्रो करने की, उनका तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहे थे पाकिस्तान आर्मी के एलिमेंट्स. उनको जनरल भी, ब्रिगेडियर भी, मेजर भी, कर्नल भी, पूरी फौज गई है, कमांडोज 20. उनको अटक जेल में शायद उनको रखा था, फिर पता नहीं अभी कहाँ रखा है. तो ये एक पर्दाफाश हुआ था एक साजिश का. पाकिस्तानी मीडिया ने बहुत कवर करा है इसको. तो पाकिस्तानी आर्मी में रोग एलिमेंट्स रहे हैं. मुशर्रफ के ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ था वो भी पाकिस्तानी एयरफोर्स और पाकिस्तानी आर्मी के सर्विंग एलिमेंट्स ने मिलकर करा था. तो किसी का ये कहना कि पाकिस्तानी आर्मी डिसिप्लिन्ड है, ये पता नहीं कैसी आर्मी है जो खुद के चीफ को मारने की साजिशें करती है, फिर कहती है हम डिसिप्लिन्ड आर्मी. इट्स नॉट पॉसिबल. तो ये रेडिकलाइज्ड एलिमेंट्स हैं विद इन पाकिस्तानी आर्मी, दे रोग एलिमेंट्स हैं. क्योंकि देखिए ताहिर साहब, ऐसा होता है ना, जब आप मजहब जो होता है ना, मजहब दो मुंहा तलवार है सर. अगर उससे अच्छा भी होता है तो उससे बुरा भी होता है, राइट? कुछ लोगों की पाकिस्तानी आर्मी में आपको पता है क्या शिकायत है, और वो सीनियर जनरल्स हैं, कि हम कश्मीर पे जिहाद क्यों नहीं कर रहे. उनकी ये शिकायत है, उनकी जेन्युइन एक शिकायत है कि हम जिहाद क्यों नहीं कर रहे. और क्यों उनकी शिकायत है, मैं उनको ब्लेम नहीं करता. आपने अपनी पाकिस्तानी आर्मी का मोटो रखा है ना, ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह. आपने उसको शुरू से, जब पीएमए काकुल में जाता है तो वो जो ऑफिसर है, आपने उसको डे 1 से बताया कि बेटा तुम्हारा फर्ज जिहाद है, तुम्हें भारत के खिलाफ जिहाद करना है. भारत के खिलाफ तुम्हारा टू प्रोफेशनल आर्मीज फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर वाला मामला नहीं है. तुम्हारा वॉर रिलीजियस है, तुम्हें काफिर को काटना है, तुम्हें काफिर को मारना है, तुम्हें काफिर को कन्वर्ट करना है. उनको डे 1 से यही तरबियत दी जाती है. तो जब आप कश्मीर के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो उसका दिल तो टूटेगा, क्योंकि वो तो बिल्कुल फंडामेंटलिस्ट हो चुका है, वो तो टेररिस्ट. काकुल में ही टेररिस्ट आपने पैदा कर दिए. जो पीएमए काकुल है उसके अंदर आपने टेररिस्ट पैदा ऑलरेडी कर दिए. आपने एक बार जिहाद की बात कर ली तो टेररिस्ट तो पैदा आपने कर ही दिया वहां पे. तो आपने जिहाद वहीं पे जिहाद का आपने उसको खिचड़ी खिलाई वहां पे जिहाद में, काकुल में. तो फिर पाकिस्तानी आर्मी में जिहाद फैलना ही है, यही होना है. तो दीज एलिमेंट्स, तो मैं उसको इस तरीके से देखता हूं, कमिंग बैक, टिट फॉर टैट. देखिए मुझे पता नहीं इसके बारे में, लेकिन मैं तो एक बात ये समझता हूं, हमें ऐसा कोई पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करने की अभी जरूरत है नहीं. ताहिर साहब, मुझे ऐसा पूरा बिलीफ है कि 2-3 साल के अंदर पाकिस्तान विल बी ऑन द वर्ज ऑफ इम्प्लोजन. 6-8 महीने के बाद इनको तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है, इनको ग्रे लिस्ट में रखना है, ठीक है? ज्यादा पाकिस्तान उछलता है, कूदता है, तो अपने अरब दोस्तों से बोलना है कि जरा $2-3 बिलियन इनसे वापस मांगो जो तुमने कर्ज दिए हैं. फिर ये चीन के पास जाएंगे, एक और एयरपोर्ट गिरवी रखेंगे, जैसे उन्होंने अभी मुल्तान का एयरपोर्ट और लाहौर का एयरपोर्ट गिरवी रखा, और आई थिंक इस्लामाबाद का, कराची का, कहीं का मुझे नहीं याद कहां का एयरपोर्ट गिरवी रखा है उन्होंने, ये 10-15 दिन पहले जो डील साइन हुई थी, ठीक है? इनको खौफ के माहौल में रखो, पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान फौज को खौफ के माहौल में रखो कि तुम खौफ के माहौल में रहो हर समय. जब खौफ के माहौल में रहेंगे तो लोन लेंगे तो फिर चीन को अपना मुल्क गिरवी करना पड़ेगा. ये मुल्क अपने वजन से ही गिर जाएगा कुछ समय के बाद, जिस तरीके से ये लोग चल रहे हैं. और इसको संभालने वाला कोई नहीं है, क्योंकि इसका जो अशराफिया है सर, इन सबके 2 पासपोर्ट हैं. इनका जो क्रीम है, जो भी लीडरशिप होती है मुल्क की, वही तो चलाती है. अब आप समझ लीजिए सर, यहां पे आप मानिए कि हमारे कोई जनरल हो आर्मी में, भगवान ना करे इंडियन आर्मी में जनरल हो जिसका अमेरिकन पासपोर्ट हो, यहां पे तो कभी हिंदुस्तानी को हजम करेगा ही नहीं इस बात को सर, यहां पे सवाल ही नहीं उठता. और वहां पे अगर किसी जनरल के पास दूसरा पासपोर्ट ना हो या उसका कोई जुगाड़ ना हो बाहर की सिटीजनशिप का, तो लोग कहेंगे जनरल बेवकूफ है. तुम जनरल किस बात के भाई, तुम कोर कमांडर किस बात के, अगर तुम्हें पाकिस्तान में ही रहना है? तुम तो कनाडा रहो, लंदन रहो, यूएस रहो, ऑस्ट्रेलिया रहो, न्यूजीलैंड रहो, बाहर के मुल्क रहो, इधर क्यों रह रहे हो?
तो ये चल रहा है पूरा मामला। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आखिर में एक मैं ज़रूर बात टच करना चाहूँगा। हमारे यहाँ पे जो डायस्पोरा के लोग हैं उनको ये गिला होता है कि जो भारत का नैरेटिव है ख़ास तौर पर कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में, वो यहाँ पे कोई दिखाई नहीं देता। कोई होप है? सर भारत का नैरेटिव मैं आपको बताता हूं कि कश्मीर का जो भारत का नैरेटिव है ना, ये बात आप ठीक कहते हैं कि विदेशों में, सिर्फ कनाडा में नहीं सर, कहीं पे भी दिखाई नहीं देता भारत का नैरेटिव। भारत ने कभी इस पे ना कभी इन्वेस्ट करा, ना ज्यादा इसके बारे में सोचा नैरेटिव के बारे में। लेकिन ओवरऑल अब ये लग रहा है कि नाउ आई एम फीलिंग पॉजिटिव आफ्टर मेनी ईयर्स सर। अब मैं पॉजिटिव फील कर रहा हूँ, और मैं पॉजिटिव इसलिए भी ज्यादा फील कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये लगता है कि दूसरी तरफ का नैरेटिव कौन बना रहा है? पाकिस्तान। ठीक है सर, कश्मीर का नैरेटिव पाकिस्तान बना रहा है, इधर इंडिया बना रहा है। ठीक है, पाकिस्तान का ऐसा हो गया सर कि दे हैव टोटली लॉस्ट इट। वो बात उनके आप देखिए ना, कितना कश्मीर का नैरेटिव हम क्या बनाएंगे सर, जब शेख रशीद जैसे लोग न्यूक्लियर वॉर की बात करते हैं, पाकिस्तान का नैरेटिव कितना डिस्टर्ब कर देते हैं दुनिया में, राइट? वो कितना ज्यादा उसको वो कर देते हैं। पाकिस्तान की कौन बात सुनेगा? आप बताइए। अभी तक बाइडेन ने फोन नहीं करा, उसको 6 महीने से ऊपर हो गए, बाइडेन ने कॉल नहीं करा इमरान खान को। बोरिस जॉनसन कहता तुम्हें आना, आ जाओ क्रिकेट मैच देखने के लिए, धंधे की बात मत करना क्यों तुम्हारे पास तो कोई है नहीं देने के लिए। तो पाकिस्तान का खुद का नैरेटिव इतना कमजोर हो गया, कश्मीर का नैरेटिव क्या बनाएगा? पर हाँ, ये कमी है इंडिया में, और ये कमी हमें माननी चाहिए और हमें इसको करेक्ट करना चाहिए। आई एग्री विथ यू, शायद साहब मैं मानता हूँ आपकी बात। आप ठीक कहते हैं, पाकिस्तान का नैरेटिव कश्मीर का यहाँ पे नहीं चलता, मगर यहाँ के अमेरिका, कनाडा, यूरोप में जो लेफ्ट है उन्होंने ही नैरेटिव कश्मीर का अब अपने तौर पर बिल्ड किया हुआ है। उसको काउंटर करने की ज़रूरत है। वो जाहिर है ऑफ कोर्स भारत का जब तक कोई इंटरनेशनल टीवी चैनल नहीं आएगा जो दूसरी तरफ की कहानी बताए, हमें पॉसिबल नज़र नहीं आता। नहीं सर, है वो लॉन्च कर दिया, इंडिया ने अनाउंस हो गया है, लॉन्च कर देंगे सर, साल भर में लॉन्च हो जाएगा वो। एंड इंटरनेशनल टीवी चैनल, आई होप इट इज रन वेल, एंड आई होप वी कैन गिव द लाइक्स ऑफ अल जजीरा रन फॉर देयर मनी। एंड करेंगे सर, मेहनत से करेंगे, दोबारा इंडिया का जो नैरेटिव लाया जाएगा दुनिया के सामने, गॉड विलिंग सर। चलिए, लुकिंग फॉरवर्ड टू डैट। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव भाई, आज आपने बहुत समय दिया और देर तक हमारे साथ जुड़े रहे। व्यूअर्स, बातचीत सुन रहे थे मेजर गौरव वारिया जी की, जो एक बहुत ही जानी पहचानी हस्ती हैं और बहुत इन डेप्थ बातें करते हैं। उनके जो इन डेप्थ एनालिसिस हैं वो हमारे लिए बहुत ही काबिल कदर होते हैं। इनकी चाणक्य फोरम जो वेबसाइट है, आप उस पर जाइए और उसका जो एंड्रॉयड का, एप्पल का जो ऐप है वो आप डाउनलोड कीजिए। आपको बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस मिलेंगे, और जो आप जानना चाहते हैं जियो पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में भारत की सिचुएशन, वो आपको बहुत ही प्रीसाइज मिलेगी। आज का बिला तकल्लुफ़ तजिया मेजर गौरव वारिया और मेरे साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। टैग टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, और आखिर में मैं याद दिलाऊंगा, हमें आप पैट्रोनाइज भी कीजिए पैट्रियन पर या पेपॉल के राहीं या क्रेडिट कार्ड के राहीं। इसी यूट्यूब के चैनल पर डोनेट का बटन है, उसको क्लिक कीजिए। मुलाकात होगी मेजर गौरव वारिया जी के साथ आपकी टैग टीवी पर अगले हफ्ते। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.